मेरा नाम रवि कुमार शर्मा। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में पहली यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी फिजिक्स में दो भाग होते हैं, दो पार्ट चलते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 की पहली यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी। इसकी और भी यूनिट होती हैं। दूसरी यूनिट है धारा वैद्युत। धारा वैद्युत ये दूसरी है। पहली यूनिट है स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की तीसरी यूनिट है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का प्रभाव एवं चुंबकत्व। एवं चुंबकत्व। चौथी यूनिट है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। तथा प्रत्यावर्ती धारा। और पांचवी यूनिट है वैद्युत चुंबकीय तरंगें। चुंबकीय तरंगें। ये 5 यूनिट हैं पार्ट 1 में या भाग 1 में। भौतिक विज्ञान के भाग 1 में 5 यूनिट। पहली यूनिट स्थिर वैद्युत की, दूसरी है धारा वैद्युत और तीसरी है वैद्युत धारा का प्रभाव एवं चुंबकत्व। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा और पांचवी यूनिट है वैद्युत चुंबकीय तरंगें। तो इसमें इन सभी यूनिट में एक वैद्युत आवेश शब्द का बहुत प्रयोग किया जाएगा सभी यूनिट में। तो हम पहली यूनिट का अध्ययन करते हैं। पहली यूनिट स्थिर वैद्युतिकी को समझने से पहले आवेश के अध्ययन से जब आवेश का अध्ययन करते हैं तो जब आवेश स्थिर होता है, जब आवेश स्थिर है और जब आवेश क्या है एक समान वेग से गतिमान है और जब आवेश क्या होता है एक समान त्वरण से त्वरित होता है या गतिमान होता है। जब आवेश स्थिर रहता है और जब आवेश एक समान वेग से गतिमान होता है और जब एक समान त्वरण से गतिमान होता है। जब आवेश स्थिर रहता है तो उसका अध्ययन स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। स्थिर वैद्युतिकी। और जब आवेश गतिमान होता है तो इसका अध्ययन चुंबकत्व में करते हैं। चुंबकत्व में करते हैं। और आवेश क्या होता है, एक परिभाषा होती है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। उस आधार पर इसकी एक यूनिट बनती है। दूसरी यूनिट बताई थी धारा वैद्युत। तो उसमें हम इसका धारा वैद्युत यूनिट में भी एक समान वेग से जब आवेश गतिमान होता है तो हम धारा वैद्युत में भी इसका अध्ययन करते हैं। दूसरी यूनिट है। इसके बाद में जब आवेश एक समान त्वरण से त्वरित होता है तो यह वैद्युत चुंबकीय तरंगों में अध्ययन किया जाता है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में। अब समझने के लिए यहाँ देखो समझ सकते हैं, जब आवेश स्थिर रहता है, जिन वस्तुओं पर आवेश स्थिर रहता है उन वस्तुओं का अध्ययन स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है।
इसको अगर हम परिभाषा में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऐसी वस्तुओं का अध्ययन जिन पर आवेश स्थिर रहता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। और जब आवेश गतिमान होता है, आवेश का प्रवाह होता है, तो उसमें हम धारा वैद्युत यूनिट में उसका अध्ययन करते हैं। जब एक समान वेग से गतिमान होता है तो चुंबकत्व में अध्ययन करते हैं, और यहाँ पर एक समान वेग से जब आवेश त्वरित होता है तो अपने चारों ओर तरंगों को उत्पन्न करता है। उन वे तरंगे होती विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये बताया था मैक्सवेल ने। तो इनका हम अध्ययन आवेश से करते हैं। जितनी यूनिट बताई थी सभी में आवेश का ही अध्ययन किया गया है। तो अब बात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी। अभी परिभाषा बताई थी स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी को समझने से पहले हम वैद्युतिकी को समझ लेते हैं। वैद्युतिकी क्या होती है? वैद्युतिकी के दो भाग होते हैं, स्थिर वैद्युतिकी और धारा वैद्युतिकी। धारा वैद्युतिकी, धारा वैद्युतिकी, धारा वैद्युतिकी। तो यहाँ पर स्थिर वैद्युतिकी की तो परिभाषा बताई चुके हैं। वैद्युतिकी की परिभाषा बताते हैं। तो वैद्युतिकी की परिभाषा क्या होती है? एक वैज्ञानिक थे 1646 ईस्वी में, 1646 ईस्वी में सर टॉमसन ब्राउन ने इसकी परिभाषा दी थी, वैद्युतिकी के बारे में बताया था। क्या बताया था? देखो, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा समझते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी में आवेश आता है, और वैद्युतिकी की परिभाषा समझेंगे तो उसमें भी आवेश आता है। तो आवेश का अध्ययन कर लेते हैं, वैद्युत आवेश का। देखो, वैद्युत आवेश इसका अध्ययन करने से पहले समझते हैं 600 बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के 600 वर्ष पूर्व की बात है। एक ग्रीक के वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, ग्रीक के दार्शनिक थे थैल्स। इन्होंने विद्युत के बारे में बहुत कुछ बताया है। और तभी उसी समय चुंबकत्व की बात भी चल रही थी। चुंबकत्व के बारे में भी यूनान के दार्शनिक खोज रहे थे। लेकिन तब तक ये नहीं पता था कि विद्युत और चुंबकत्व में कोई संबंध होता है, ये नहीं पता। लेकिन सन 21 अप्रैल 1820 को एक वैज्ञानिक हुए ये वैज्ञानिक हुए। इनका पूरा नाम था सर हैंस क्रिश्चियन, इनका पूरा नाम था। तो इन्होंने 1820 ईस्वी में 21 अप्रैल 1820 ईस्वी में एक प्रयोग किया, और उन्होंने बताया विद्युत और चुंबक एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यही हम लास्ट वाली यूनिट में समझते भी हैं, पढ़ते भी हैं। विद्युत और चुंबकत्व के बारे में बताते हैं इनमें क्या संबंध होता है, ये इन्होंने बताया। उसके पहले 1820 के पहले यही मान्यता थी कि विद्युत अलग है और चुंबकत्व अलग है। तो यहाँ पर हम वैद्युत आवेश को समझ रहे हैं, इसके लिए पढ़ते हैं, और चुंबकत्व वाले यूनिट में हम इसका आगे अध्ययन करेंगे। तो 600 बीसी में ग्रीक के वैज्ञानिक थैल्स ने इन्होंने क्या किया, एक एम्बर नामक पदार्थ को फलालैन जिसे हम ऊन भी कहते हैं, ऊनी वस्त्र भी समझ सकते हैं,
अंबर नामक पदार्थ को फलालैन पर रगड़ा, इस पर रगड़ा। जब इस पर रगड़ा इन्होंने अंबर नामक, तो देखा कि ये पदार्थ जो है अंबर पदार्थ कागज कार्क के हल्के के छोटे छोटे टुकड़ों कौमा तिनकों पंखों में लिख सकते हैं, पंखों को अपनी ओर आकर्षित करता था, ये बात बताई। लेकिन 2000 वर्षों तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, इस बात का कोई महत्व नहीं दिया गया। इसके बाद सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे डॉक्टर गिलबर्ट ने इन्होंने बताया कि एम्बर जैसी और भी वस्तुएं होती हैं जिन्हें अगर सिल्क पर या रेशम पर या उपयुक्त पदार्थों पर रगड़ा जाता है तो वो भी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को, तिनकों को, पंखों को, धूल मिट्टी कणों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कुछ उनके नाम भी बताए उन्होंने। नाम क्या बताए? बताए कांच, जैसे कांच, चमड़ा, गंधक, एवोनाइट और लाख, ये पदार्थ बताए वैज्ञानिक गिलबर्ट ने, इन्होंने बताया। वैज्ञानिक गिलबर्ट जो थे, इंग्लैंड की जो रानी थी एलिजाबेथ, उन्हीं के ये चिकित्सक थे, प्रसिद्ध थे काफ़ी। तो उन्होंने ये पदार्थ के बारे में बताया कि इन पदार्थों को भी अगर किसी उपयुक्त पदार्थ जैसे रेशम या सिल्क या बिल्ली की खाल पर रगड़ा जाए तो ये भी छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर, कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये बात इन्होंने बताई। इसके बाद सन 1646 ईस्वी में सर टॉमसन ब्राउन ने क्या बताया? वैद्युतिकी की परिभाषा बताई। उन्होंने बताया जब दो पदार्थों को आपस में, यदि मान लो अंबर और फलालैन को आपस में रगड़ते हैं तो इन पदार्थों में हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इस गुण को ही वैद्युतिकी या वैद्युत कहते हैं। इस गुण को ही कहा उन्होंने वैद्युतिकी या वैद्युत। क्या? अंबर और फलालैन यानी दो उपयुक्त पदार्थों को आपस में रगड़ने पर उनमें हल्की हल्की वस्तु, छोटी छोटी वस्तुओं को जैसे कागज के टुकड़े, इनको आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इस गुण को वैद्युतिकी कहते हैं। तो ये वैद्युतिकी की परिभाषा इन्होंने बताई थी सन 1646 ईस्वी में। इनका नाम था सर टॉमसन ब्राउन। अब ये वैद्युतिकी के ही दो भाग होते हैं, ये स्थिर वैद्युतिकी और धारा वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में आवेश स्थिर रहता है तब हम एक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं तो स्थिर वैद्युतिकी, और जब आवेश गतिमान होता है तो धारा बहती है तो उसमें हम अध्ययन करते हैं धारा वैद्युतिकी का। ये दूसरी यूनिट है। पहली यूनिट में स्थिर वैद्युतिकी का अध्ययन करेंगे, ये बताया। और जो पदार्थ को हम रगड़ते हैं, जैसे ये एम्बर और ऊन को हम आपस में रगड़ रहे हैं, रगड़ने पर हम देखते हैं कि ये पदार्थ क्या हो जाता है, ये रगड़ते हैं इसके गुण को, हम इसके गुण को ही क्या कहते थे, अभी बताया था हमने, इसके गुण को कहते हैं वैद्युतिकी। यानी ये अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को, पूरा लिख सकते हैं, आकर्षित करने के गुण को वैद्युतिकी कहते हैं। वैद्युतिकी या वैद्युत।
वैद्युत, ये कहते हैं वैद्युतिकी या वैद्युत। और इस गुण को प्राप्त करने वाले पदार्थ को या वस्तु को प्राप्त करने वाले पदार्थ जो होता है वो वैद्युतमय हो जाता है। कैसा हो जाता है? वैद्युतमय। उसको हम कहते हैं वैद्युतमय हो जाए। और इस पूरी क्रिया को या इसको हम कहते हैं घर्षण वैद्युतिकी। घर्षण के भी हम इसको क्या करते हैं? रगड़ते हैं, इसलिए रगड़ने को कहते हैं घर्षण। यानी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना, उसको हम कहते हैं घर्षण। इसलिए इसको हम घर्षण वैद्युतिकी भी कहते हैं। घर्षण वैद्युतिकी भी कहते हैं। अब देखो एक बार इसको समझ लेते हैं पूरा। ईसा मसीह के जन्म के 600 वर्ष पूर्व ग्रीक के दार्शनिक थे थेल्स। इन्होंने अंबर और फलालैन को आपस में जब रगड़ा और बताया कि पदार्थ में, अंबर नामक पदार्थ में कागज, कार, छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसके बाद 2000 वर्षों तक इस पर कोई महत्व नहीं दिया गया। फिर सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट ने बताया कि एम्बर जैसे और भी पदार्थ हैं जिनको दो आपस में रगड़ने पर या दो उपयुक्त पदार्थों को आपस में रगड़ने पर वो हल्की हल्की वस्तुओं जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़े और तिनकों पंखों को भी आकर्षित करने लगते हैं। उनके कुछ नाम बताए उन्होंने नाम बताए कांच, चमड़ा, गंधक, एबोनाइट, लाख। इनके ये नाम भी बताए। इसके बाद में सन 1646 ईस्वी में सर टॉमसन ब्राउन ने बताया कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो इन पदार्थों में हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आता है। इस गुण को ही वैद्युतिकी कहते हैं। इन्होंने बताया वैद्युतिकी या वैद्युत। और इसके दो भागों में अध्ययन किया जाता है। जब आवेश स्थिर होता है वस्तुओं पर तो उसका अध्ययन स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है, और जब आवेश का प्रवाह होता है तो धारा बहती है तो उसका अध्ययन धारा वैद्युतिकी में किया जाता है। ये बताया। और इसके बाद में जिस पदार्थ को रगड़ा जाता है वो पदार्थ ये गुण प्राप्त कर लेता है तो वह पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है। और जब इन पदार्थों को हम रगड़ते हैं इसलिए इस वैद्युतिकी को हम घर्षण वैद्युतिकी भी कह सकते हैं। अब इसके बाद में देखो ये तो था कुछ कॉमन। अब हम वैद्युत आवेश की परिभाषा की बात करते हैं। वैद्युत आवेश को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो वैद्युत आवेश को समझ ले तो वैद्युत आवेश का जब हम अध्ययन कर रहे थे तो हमने बताया था आवेश स्थिर रहता है, आवेश गतिमान भी होता है। तो ये आवेश जब स्थिर रहता है तब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है? वैद्युत क्षेत्र। और जब ये आवेश गतिमान होता है तो ये वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही है, साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं किसी पदार्थ या किसी वस्तु, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा जिसका अनुभव करता है वैद्युत आवेश कहलाता है। परिभाषा सिंपल सी है, लिख सकते हैं किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इसका अनुभव करता है वैद्युत आवेश कहलाता है। अब इसका वैद्युत आवेश को हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। और ये कैसी राशि होती है वैद्युत आवेश? ये एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि है। इसको हम कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित कर सकते हैं। क्यू बराबर एक फॉर्मूला होता है, 10th क्लास में पढ़ा है।
आई इंटू में टी, ये फॉर्मूला। आई यहाँ पर क्या होता है, आई होता है वैद्युत धारा, आई को हम कहते हैं वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, और टी होता है समय। समय 9th क्लास में पढ़ा है, वैद्युत धारा और समय ये मूल राशियां होती हैं। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर। इसको हम शॉर्ट में एम्पियर को ए लिख लेते हैं, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो यहां से वैद्युत आवेश का एक मात्रक भी निकलता है। इसका मात्रक देखो, वैद्युत आवेश का क्या निकल आता है, तो आवेश का मात्रक, यहां से मात्रक इसका बनता है, क्या बनेगा मात्रक, धारा का मात्रक क्या हो गया एम्पियर, और समय का मात्रक सेकेंड, तो मात्रक बन जाता है यहां से एम्पियर इंटू सेकेंड। तो वैद्युत आवेश के बारे में एक वैज्ञानिक थे चार्ल्स अगस्टिन डे कूलम, इन्होंने भी बहुत अध्ययन किया है। उनके नाम पर भी इसका मात्रक है, उसे कहते हैं एसआई प्रणाली में, एसआई प्रणाली में मात्रक। एसआई प्रणाली में मात्रक अगर पूछा जाए तो उस मात्रक को हम कहते हैं कूलम, कूलम, कूलम कहते हैं। ये एक वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। एक देखो ये ए एम्पियर इंटू सेकेंड हो गया, और एक मात्रक होता है कूलम। अगर इनमें संबंध देखा जाए दोनों मात्रकों में, तो ए कूलम, हिंदी में हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए कूलम, ए कूलम बराबर एक एम्पियर इंटू सेकेंड, ये मात्रक होता है एक कूलम बराबर, ये दोनों बराबर होते हैं मात्रक। इसके और भी मात्रक होते हैं सीजीएस प्रणाली में, सीजीएस प्रणाली में अगर मात्रक देखे जाएं इसके, तो सीजीएस प्रणाली में मात्रक देखो, पहला तो सीजीएस प्रणाली में मात्रक देखेंगे तो एक प्रणाली बनाई गई है ESU। ESU का मतलब होता है, इसको अगर लिखा जाए तो वैद्युत, स्थिर वैद्युत मात्रक, इसको हम कहते हैं स्थिर वैद्युत मात्रक, स्थिर वैद्युत मात्रक, स्थिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में स्थिर वैद्युत मात्रक। ये खास तौर पर विद्युत के लिए ही मात्रक बनाया गया ESU। ये किस प्रणाली में, CGS में होता है। इसी में एक मात्रक और, इसी को कहते हैं फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन इंग्लिश में लिखते हैं फ्रैंकलिन, इस तरीके से फ्रैंकलिन। तो शॉर्ट में इसको हम केवल F और R से डिनोट भी करते हैं। और यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए आवेश का सबसे छोटा मात्रक, तो यही होता है आवेश का सबसे छोटा मात्रक, ये होता है आवेश, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक। एक और मात्रक बनाया गया, जब आवेश का देखो अध्ययन किया जाता है तो उसमें क्या था, वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता, चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकत्व के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए, चुंबकत्व के लिए एक मात्रक और बनाया गया है। इस मात्रक को कहते हैं EMU, इसको कहते हैं EMU, हिंदी में इसको हम कहेंगे विद्युत। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत, विद्युत, और ये होता है मैग्नेटिक, तो यहाँ से हो जाता है चुंबकीय, चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय मात्रक। U मतलब होता है यूनिट, ये होता है मात्रक। इसको हम शॉर्ट में, इस मात्रक को शॉर्ट में इसे कैसे कहते हैं, शॉर्ट में इसे हम कहते हैं स्थैत मात्रक, स्थैत कूलम, स्थैत कूलम। और इसको क्या कहते हैं, हम इसको शॉर्ट में कहते हैं एब कूलम, एब कूलम, एब कूलम। अब बात आती है कि एक कूलम में कितने स्थैत कूलम होंगे, एक कूलम में कितने एब कूलम होंगे।
तो स्थैतिक कूलाम तो सीजीएस पद्धति का मात्रक है, ये छोटा है तो 1 कूलाम में कुछ होंगे, और एव कूलाम जो होता है 1 कूलाम से बड़ा मात्रक होता है। देखो कितने होते हैं बताते हैं यहाँ पर। तो 1 कूलाम बराबर, यहाँ पर 1 कूलाम बराबर 3 गुणे 10 की पावर 9 स्थैतिक कूलाम, स्थैतिक कूलाम ये। और 1 एव कूलाम बराबर देखा जाए, एव कूलाम बराबर कूलाम, या इसको हम शॉर्ट में ई एम यू बराबर भी लिख सकते हैं कि ई एम यू बराबर, तो ये हो जाता है 10 कूलाम, 10 कूलाम। ये मात्रक की बात चल रही है इनकी, ये मात्रक हो गए। देखो छोटा मात्रक तो पता चल गया हमको, ये भी मात्रक पता चले कि क्या लिखेंगे हम फ्रैंकलिन। ऐसी एक बड़ा मात्रक भी होता है, पूछा जाए आवेश का बड़ा मात्रक से, पूछा जाए आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, का सबसे बड़ा मात्रक। अब आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, छोटा मात्रक क्या है फ्रैंकलिन, ऐसी होता है फैराडे, 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 ये होता है सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। अब बात करते हैं 1 फैराडे बराबर, अगर पूछा जाए 1 फैराडे बराबर कितना होता है, 1 फैराडे में कितने कूलाम होते हैं, तो फैराडे का हम शॉर्ट में एफ ए करके लिख लेते हैं। 1 फैराडे बराबर होते हैं 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम ये होते हैं 1 फैराडे बराबर, इतने कूलाम होते हैं। देखो कितने मात्रक यहाँ से पढ़े, एक आवेश का मात्रक इस सूत्र से निकाला था एम्पियर इनटू सेकंड, जो क्या होता है, और एक एसआई या एमकेएस प्रणाली में, एसआई है एमकेएस प्रणाली में भी यही मात्रक अगर पूछा जाए, एमकेएस प्रणाली में बताइए, तो एमकेएस प्रणाली में भी मात्रक क्या होगा कूलाम, और ये एम्पियर इनटू सेकंड और कूलाम मात्रक कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर इनटू सेकंड। सीजीएस पद्धति में ESU भी सीजीएस पद्धति में आता है, जिसे हम स्थिर वैद्युत मात्रक कहते हैं, और इस मात्रक को क्या लिखा जाता है, स्थैतिक कूलाम लिखा जाता है, और इसी को हम क्या फ्रैंकलिन भी लिख सकते हैं। इसके बाद EMU, EMU क्या होता है, EMU विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है, ये चुंबकत्व के लिए इसका प्रयोग किया गया है, इसे एम कूलाम भी कहते हैं। अब 1 कूलाम में 3 गुणे 10 की पावर 9 स्थैतिक कूलाम होते हैं, और 1 एम कूलाम में 10 कूलाम होते हैं, ठीक है। फ्रैंकलिन क्या होता है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक होता है आवेश का फैराडे, और 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होते हैं। तो ये मात्रक हुए। अब इसके बाद में वैद्युत आवेश के और भी मात्रक होते हैं। 1 कूलाम आवेश जो होता है, 1 कूलाम आवेश ये बहुत अधिक होता है, यानी कि 1 कूलाम जो मात्रक है बहुत बड़ा मात्रक होता है आवेश का, जिसका सीधे ना यूज करके छोटे छोटे मात्रकों में यूज किया जाता है। तो इसके कुछ अन्य मात्रक होते हैं, क्या होते हैं इसके अन्य मात्रक, देखो आवेश के अन्य मात्रक, अन्य मात्रक ज्यादातर इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। क्या होते हैं अन्य मात्रक, जैसे पहला 1 मिली कूलाम, ये पढ़ा है, मिलीलीटर, मिली सेंटीमीटर, मिलीग्राम, मिली कूलाम, मिली कूलाम। मिली कूलाम को हम शॉर्ट में एम और कैपिटल सी ऐसे करके लिख सकते हैं। 1 मिली कूलाम में कितने कूलाम होते हैं, 10 की पावर -3 कूलाम ये होते हैं। अगर चेंज करने के लिए आ जाए 1 मिली कूलाम को कूलाम में करिए तो 10 की पावर -3 का गुणा कराएंगे। 1 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम को शॉर्ट में हम लिखते हैं, माइक्रो का निशान ये होता है, कूलाम का सी। 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 की पावर -6 कूलाम होते हैं, कूलाम। और 1 नैनो कूलाम, 1 नैनो कूलाम,
एक नैनो कूलम, और इसको शॉर्ट में स्मॉल एन इंटू में सी लिखते हैं शॉर्ट में, और 10 की पावर ये होता है -9 कूलम। इसके बाद एक पिको कूलम, एक पिको कूलम, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं पी और सी। पी मतलब पिको, सी मतलब कूलम, तो ये होता है 10 की पावर -12 कूलम। ये आवेश के अन्य छोटे मात्रक होते हैं, इनका प्रायः न्यूमेरिकलों में ज़्यादा यूज देखने को मिलेगा। तो ये हमने वैद्युत आवेश के बारे में बताया, वैद्युत आवेश के मात्रक बताए आपको, छोटे बड़े मात्रक, और वैद्युत आवेश के ये अन्य मात्रक बताए। अब बात करते हैं वैद्युत आवेश के प्रकार। अब वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है? वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश के प्रकार, एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1750 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में कहाँ के थे ये वैज्ञानिक थे अमेरिका के, अमेरिकी वैज्ञानिक, नाम था इनका बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, अभी देखा था फ्रैंकलिन मात्रक भी था आवेश का। देखो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक ने आवेश के प्रकार बताए, आवेश को दो प्रकार का बताया, वैद्युत आवेश को दो प्रकार का। पहला बताया धन आवेश, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश, और दूसरा है ऋण आवेश। धन आवेश क्या होता है, बिल्कुल एक शब्द में समझ सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को हम शॉर्ट में ई लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी लिख देते हैं पूरा पहले, इलेक्ट्रॉनों कोष्टक में इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं की कमी। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वस्तु कैसी होती है, धनावेशित होती है, और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो ऋण आवेश आता है। अब देखो इसको समझते हैं इन्होंने कैसे ये बताया कि आवेधन और ऋण आवेश नाम रखे हैं, किस तरीके से इन्होंने नाम रखे। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, दो छड़ें ली, एक ये, जैसे एक ये में छड़ ली, इसको हम मान लेते हैं ये छड़, ये जो छड़ ली है ये हमारी कांच की है, कांच को इंग्लिश में गिलास कहते हैं, कांच की एक हमने छड़ ली, इसको नाम देते हैं, एक गिलास छड़ ली तो G1। एक दूसरी छड़ ली कांच की, ये छड़ है कांच की, इसको नाम दे देते हैं G2। इन दोनों छड़ों को जब सिल्क पर, ये जैसे एक सिल्क का कपड़ा है, सिल्क या रेशम, इस पर रगड़ा, जैसे इसको इस पर रगड़ते हैं और फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़े इसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, इसकी ओर ऐसे करके ये आकर्षित होते हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित होते हैं, और ये इसको कांच को बाद में दे देते हैं। एक मान लो ये प्लास्टिक की छड़ ली, प्लास्टिक की, ये प्लास्टिक की छड़ ली, ये G1 डाल लो, ये P मतलब प्लास्टिक,
इसको भी सिल्क पर रगड़ते हैं और इसको भी जब हम कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप ले जाते हैं तो इससे भी कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े क्या होते हैं, आकर्षित होने लगते हैं। ये इस तरीके से आकर्षित हो रहे हैं, ये खींच रहे हैं, यानी कि इस छड़ पर और इस छड़ पर क्या होता है, आवेश आ जाता है कोई। अब क्या आवेश आता है, मान लेते हैं इस पर आवेश आता है, इस छड़ पर धन आवेश, इस पर भी कोई आवेश आता है ऋण आवेश। वैसे हमें पता नहीं है अभी कौन सा आवेश आता है, पता चलेगा, लेकिन मान लिया, ठीक है, ये आवेश आ जाते हैं। अब क्या करते हैं, एक और छड़ लेते हैं, कांच की एक छड़ और लेते हैं, उसको क्या करते हैं, फिर सिल्क पर रगड़ते हैं, फिर दो कांच की छड़ों को एक दूसरे के समीप लाते हैं रगड़कर, सिल्क पर रगड़ पर, किस पे, सिल्क पर रगड़ने पर, ये रगड़ चुके हैं रगड़ने पर, ठीक है, ये पूरी क्रिया देख लें। तो जब एक दूसरे के समीप लाते हैं, दोनों कांच की हैं, जिसको मान लेते हैं G1 कांच और ये G2, यानी कि गिलास 1 और गिलास 2, इस पर रगड़ते हैं तो इस पर भी कोई आवेश आता है, माना हमने कांच की छड़ पर धन आवेश आता है, धन आवेश, और इस पर भी कोई आवेश आता है, इस पर माना है धन आवेश। जब इसको समीप लाते हैं तो ये छड़ें एक दूसरे को दूर की ओर, यानी कि इसको हम कह सकते हैं फिजिक्स की भाषा में प्रतिकर्षित करती हैं, दूर धकेलती हैं। ऐसे ही दो प्लास्टिक की छड़ों को सिल्क पर रगड़ कर लाए, उनको जब सिल्क पर रगड़ कर लाते हैं, जैसे ये दो प्लास्टिक की छड़ हैं, ये इस तरीके से इनको रगड़ के लाते हैं और इन पर आवेश माना था हमने माइनस आता है, इस तरीके से इस पे ऋण आवेश। अब ये भी क्या करती हैं, ये छड़ें भी एक दूसरे को दूर धकेलती हैं, एक दूर की ओर, तो ये भी क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं, जब एक कांच की छड़ को सिल्क पर रगड़ते हैं और एक प्लास्टिक की छड़ को सिल्क पर रगड़ते हैं, फिर उनको समीप लाते हैं, जैसे ही उनको समीप लाते हैं ये इस तरीके से, तो ये छड़ें क्या करती हैं, एक पर क्या धन आवेश होता है, ये है कांच की छड़ G1, G मान लो, और ये है प्लास्टिक की छड़, इनको समीप लेके आए तो इस पे आवेश था धन आवेश, और इस पे था ऋण आवेश। तो इन्होंने एक दूसरे को क्या किया, अपनी ओर खींचा, आकर्षित किया, ये चीज देखी। और इन्होंने करके क्या देखा, जब कांच की दोनों छड़ों को एक दूसरे के समीप लाने के बाद, जब ये समीप लाते हैं, लाने और दोनों कांच की छड़ों को, जैसे ये कांच की छड़ है और एक ये दूसरी कांच की छड़, इनको समीप लाके इन दोनों पे आवेश कौन सा है, धन आवेश, ये कागज के समीप लाते हैं तो इनसे कागज बहुत तेजी से चिपकते हैं, ये देखो कागज इनकी ओर उठ रहे हैं, कागज के टुकड़े इनकी ओर तेजी से उठते हैं, बहुत तेजी से शीघ्रता से चिपकते हैं। ऐसी ये दोनों छड़ें हैं भाई, G1 और G2 कांच की। ऐसी प्लास्टिक की दो छड़ों को लेके आते हैं एक दूसरे के समीप, तो इनसे भी कागज के टुकड़े तेजी से आकर्षित होते हैं, इस तरीके से। ये तेजी से आकर्षित होते हैं इस तरीके से। अब देखो इसको हम समझाते हैं किस तरीके से इन्होंने आवेश के नाम दिए। जब देखा इन्होंने कि जब एक छड़, कांच की छड़ को हम सिल्क पर रगड़ते हैं और कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो कागज इससे आकर्षित होते हैं। फिर उन्होंने देखा कि एक प्लास्टिक की छड़ को लेते हैं, सिल्क से रगड़ते हैं और कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो कागज के टुकड़ों को ये आकर्षित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके बाद इन्होंने देखा कि
जब कांच की दो छड़ें ली, दोनों को सिल्क पर रगड़ा और एक दूसरे के समीप लाते हैं तो ये एक दूसरे को दूर बाहर की ओर धकेलती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। फिर और इन्होंने क्या किया, जब कांच दोनों प्लास्टिक की छड़ें ले ली P1 और P2, प्लास्टिक की छड़ों को भी रगड़ के सिल्क पर रगड़ के लाए तो ये भी प्रतिकर्षित कर रही थी। लेकिन जब एक कांच की छड़ को और एक प्लास्टिक की छड़ को सिल्क पर रगड़कर जब एक दूसरे के समीप लाते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। आकर्षित तो इन्होंने फिर और आगे सोचा, इन्होंने क्या किया, दो कांच की छड़ों को सिल्क पर रगड़ के एक दूसरे के समीप लाकर कागज के टुकड़ों के पास ले गए तो कागज के टुकड़े शीघ्रता से, पहले से शीघ्रता से चिपक इसकी ओर आकर्षित हो रहे। तो इन्होंने देखा कि प्लास्टिक की छड़ को भी करके देखते हैं, प्लास्टिक की दोनों छड़ों को रगड़ा रेशम पर और एक दूसरे के समीप ले जाकर ये कागज के टुकड़ों के पास लेके गए तो ये भी शीघ्रता से चिपकी। तो इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने एक कांच की छड़ और एक प्लास्टिक की छड़, दो छड़ों को, एक कांच की एक प्लास्टिक की, ये कांच की और ये प्लास्टिक की, दोनों की छड़ों को एक दूसरे के समीप लाए। समीप लाने पर और समीप लाने के बाद ये कागज के टुकड़े पे लेके गए, कागज के टुकड़े, तो कागज के टुकड़े जैसे थे वैसे ही ये पृथ्वी पर पड़े रहे, उसी तरीके से पृथ्वी पर पड़े, इसकी ओर आकर्षित नहीं हुए। तो इन्होंने इससे ये निष्कर्ष निकाला कि आवेश जो है दो प्रकार के हैं। कांच की छड़ पर कोई और आवेश आता है जब रेशम पर रगड़ते हैं, प्लास्टिक की छड़ पर रगड़ते हैं तो कोई और आवेश आता है। क्योंकि जब कांच की छड़, दोनों छड़ों को आप एक दूसरे के समीप लाते हैं तो ये दूर हटाती हैं, ऐसी प्लास्टिक की छड़ों को एक दूसरे समीप तो ये भी दूर हटती हैं। यानी इन पर, दोनों प्लास्टिक की छड़ों पर एक प्रकार का आवेश है और कांच की छड़ों पे अलग एक प्रकार का आवेश है। इससे उन्हें पता चल गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। फिर नाम क्या दिए जाएं, नाम देने के लिए उन्होंने और आगे प्रयोग किए। उन्होंने ये प्रयोग करके देखा कि जब हम कांच की एक छड़ को और प्लास्टिक की छड़ को अपने पास लाते हैं तो ये दोनों आकर्षित करती हैं, यानी कि समान प्रकार के आवेश। ये किस प्रकार के हैं, दोनों पे समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि विपरीत प्रकार के आवेश, ये विपरीत प्रकार के आवेश होंगे, इन पे विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये भी बात पता चली। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, एक कांच की छड़ को सिल्क पर रगड़ के और दूसरी प्लास्टिक की छड़ को रगड़कर एक दूसरे के समीप लाने और कागज के टुकड़ों के पास ले गए तो कागज के टुकड़े नहीं चिपके। तो इससे उन्हें ये पता चल गया, एक पर एक ऐसा आवेश है, दूसरे पर एक ऐसा आवेश है जो दोनों को छड़ों को आपस में लाने पर कांच और प्लास्टिक की छड़ एक दूसरे के आवेश को खत्म कर देते, जिससे ये कागज के टुकड़े इसकी ओर आकर्षित नहीं होते। इस आधार पर उन्होंने सोचा कि आवेश के मान ऐसे क्या दिए जाए, तो अंकगणितीय योग और एक बीजगणितीय योग होता है। तो उन्होंने बीजगणितीय योग में क्या होता है, बीजगणितीय योग में जो संख्याएं ली जाती हैं वो चिन्ह सहित ली जाती हैं। तो इन्होंने बीजगणितीय योग के आधार पर आवेश के नाम रखे धन आवेश और ऋण आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश। क्योंकि जैसे मान लो कांच की छड़ पर +5 आवेश आया और प्लास्टिक की छड़ पर आवेश आया -5, अगर इन दोनों को आप पास में ले जाओगे तो ये 5 आवेश और ये 5 आवेश, ये 5 एक दूसरे को क्या करेंगे, खत्म, और इसका परिणामी आवेश या नेट आवेश क्या हो जाए, 0। इसीलिए कागज के टुकड़े इसकी ओर आकर्षित नहीं होते। इससे एक बात और पता चली कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है उदासीन होता है, जितने उसके पास ऋण होते हैं उतने उसके पास क्या होते हैं, धनावेश होता है। इसलिए वो उदासीन रहती है और अपना प्रभाव नहीं दिखाती है। क्योंकि ये छड़ जैसे ली थी कांच की छड़, पहले आप कागज के टुकड़े के पास ले जाओ, नहीं चिपकेंगे। जब इसको आप इस पर रगड़ोगे तो इसके इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इससे इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे, सिल्क पर। जब इसको इस पे आपने रगड़ा, जब इस पे रगड़ोगे तो इसके इलेक्ट्रॉन सिल्क पर चले गए, तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई,
कमी हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, कौन सा आवेश आ गया, धन आवेश आ गया। और इसको जब रगड़ा प्लास्टिक वाले को, तो प्लास्टिक वाले को रगड़ने पर इसके सिल्क के इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक पर आ गए, प्लास्टिक पर आए, इस पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, यानी कि ये कैसी हो गई, प्लास्टिक की छड़ ऋण आवेशित हो गई। तो इसी से हम परिभाषा भी इसकी लिख सकते हैं, किसी पदार्थ को रगड़ने पर, ठीक है, उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण वह पदार्थ धन आवेशित हो जाता है। या हम ऐसे बोल सकते हैं, किसी पदार्थ को किसी उपयुक्त पदार्थ पर रगड़ने, किसी एक पदार्थ को किसी दूसरे उपयुक्त पदार्थ पर रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण जो आवेश उस पर उत्पन्न होता है उसे हम धन आवेश कहते हैं। दूसरी भी परिभाषा लिख सकते हैं, किसी पदार्थ को किसी दूसरे उपयुक्त पदार्थ पर रगड़ने पर उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम ऋण आवेश कहते हैं। इस तरीके से ये समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ बात ये आती है कि जैसे कांच की छड़ को हम सिल्क पर रगड़ रहे हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन सिल्क पर जा रहे हैं, जबकि प्लास्टिक की छड़ को इस पर रगड़ रहे हैं तो सिल्क के इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक की छड़ पर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है, ये इसलिए होता है कि जो सिल्क है और ये प्लास्टिक है, जिसका घनत्व जो है ताप के हिसाब से देखा जाए कम होता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जाते हैं। उदाहरण के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं एक बात, जैसे एक ये पदार्थ है ए, इधर समझते हैं, जैसे एक पदार्थ है ए और एक पदार्थ है बी। ए पदार्थ को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको 20 जूल की आवश्यकता होती है ऊर्जा की, और इसको निकालने के लिए होती है 30 जूल की। अब इन दोनों पदार्थों को अगर रगड़ा जाएगा तो रगड़ेंगे आपस में, तो रगड़ने पर क्या ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी हीट होगी। तो जिसको हीट मिलेगी, अगर ये 20 जूल पहले प्राप्त कर लेगा ऊर्जा, तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसमें जाने लगेंगे, ना कि इसके इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके आएंगे 20 जूल ये प्राप्त कर लेगा। जब ये पहले प्राप्त करेगा, ये कम इसको ऊर्जा की आवश्यकता है, तो इससे इसमें इलेक्ट्रॉन जाने लगे। ऐसे इसमें होता है। सिल्क और कांच को जब रगड़ते हैं तो कांच ज्यादा गर्म हो जाती है, कांच के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें जाने लगते हैं। इसको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉनों को त्यागने में, और जबकि सिल्क को इनकी तुलना में अधिक। अब जब प्लास्टिक और सिल्क को रगड़ते हैं तो सिल्क को इलेक्ट्रॉन त्यागने में जो ऊर्जा की जरूरत होती है उससे ज्यादा होती है प्लास्टिक को, तो सिल्क आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है। इसलिए प्लास्टिक पर ऋण आवेश आता है और कांच की छड़ पर धन आवेश आता है। तो ये आवेश के प्रकार पड़े। किसने आवेश के प्रकार दिए थे? सन 1750 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे। इन्होंने बताया था किसी पदार्थ पर अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वो पदार्थ धनावेशित हो जाता है, और जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वो पदार्थ ऋण आवेशित हो जाता है। ये प्रयोग द्वारा आपने समझा। अब इसके बाद बात करते हैं आवेश की संकल्पना। अगला टॉपिक है आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना कैसे की जाती है? आपने उदाहरण लेते हैं, जैसे एक पढ़ा होगा आपने NaCl। NaCl ये होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड, इसको हम नमक का सूत्र भी कहते हैं, नमक का सूत्र, रासायनिक सूत्र। तो इसी को उदाहरण से देखो हम समझते हैं, जैसे सोडियम Na। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इसका अगर कोषों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो होगा 2,8,1, 2, 8, 10 और 1, 11। ऐसी क्लोरीन का Cl17, इसका अगर किया जाए 2,8,7, ये। अब क्या होता है, अपने स्थायित्व को
प्राप्त करने के लिए एलिमेंट ये तत्व अपने अष्टक को पूर्ण करना चाहता है। अब इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। और क्लोरीन क्या करता है, 7 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं, ये अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। कहाँ कौन दे देता है इसको, 1 इलेक्ट्रॉन इसको सोडियम क्लोरीन को देता है। यानी कि इसने सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया, दान किया, 1 इलेक्ट्रॉन का दान इसने दान किया। और इसने क्या किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। जो दान करता है इलेक्ट्रॉन उसको हम क्या कहते हैं, दाता, दाता परमाणु, दाता कहते हैं। और जो ग्रहण करता है उसको हम ग्राही कहते हैं। तो जो दाता होता है, जो इलेक्ट्रॉन दे देता है, उस पर क्या आता है, उस पर क्या आएगा, क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 11 क्या होंगे उस पर। इस पर अगर देखे जाएं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें क्या होगी, अभी देखो समझाया था 11, यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी इसकी 11। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसको इसने दे दिया, इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या बची, 10 बची, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, यहाँ लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, कमी। जब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो, अधिकता किसकी हो गई, 1 प्रोटॉन अधिक हो जाए, 10 बचे हैं। कितने बचेंगे यहाँ पर, अगर देखा जाए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, बचेगी त्यागने पर 10, और प्रोटॉन की संख्या क्या बचेगी 11। तो क्या हो जाएगा, 1 प्रोटॉन अधिक हो गया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यहाँ लिख लो, समझ लो, नहीं तो यहाँ लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। जब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी कि तो इस पे क्या हो गया, धन आवेश की अधिकता हो गई, प्रोटॉन की अधिकता हो गई। जब प्रोटॉन की अधिकता हो गई तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको लिखते हैं Na। कितने की हुई है, तो 1 की, तो 1 प्लस लगा देते हैं। इसी प्रकार क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन के पास कितने हैं, क्लोरीन के पास देखें तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है, और प्रोटॉनों की संख्या भी 17 है। लेकिन जब 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेता है, तो इस पर क्लोरीन पे क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है 18, और जबकि प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 17 ही है। यानी 1 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यानी अधिक हो गया, अधिकता। जब 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गया तो उस पर क्या आएगा, क्या लिखेंगे हम, Cl-। इस पूरे उदाहरण में आप ये देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ही सोडियम ने दिया, क्लोरीन ने ग्रहण किया, जबकि प्रोटॉन का ऐसा कुछ नहीं है। यानी इलेक्ट्रॉन तो आवेश की संकल्पना जो होती है इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही की जा सकती है। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आधार। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह धनावेशित तथा जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वह पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। तो ये है आवेश की संकल्पना। तो आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है।
इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, की जाती है, लिख देते हैं की जाती है। जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह धनावेशित तथा जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वह पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही की जाती है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं की जाती। देखो प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं की जाती थोड़ा समझाते हैं। पदार्थ कोई बना होता है, जो पदार्थ बना है तो वो किससे, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब परमाणुओं से मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर, परमाणु जैसे ये एक परमाणु है, ये एक परमाणु है, तो परमाणु के केंद्र में, ये केंद्र है, ये केंद्र में एक सूक्ष्म भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं, नाभिक। और इस नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं और ये किस बल द्वारा बंधे होते हैं, ये नाभिकीय बल द्वारा बंधे रहते हैं, ये नाभिकीय बल द्वारा बंधे होते हैं। ये क्या होता है, प्रकृति का सबसे प्रबलतम बल होता है, इसलिए इसे हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं, प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। क्योंकि दोनों प्रोटॉन क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं, फिर भी एक दूसरे से बंधे रहते हैं। प्रोटॉन एक दूसरे क्या करते हैं, अभी पढ़ा था, प्रतिकर्षित करते हैं। एक धनावेश दूसरे धनावेश को दूर हटाता है, लेकिन फिर भी नाभिक में ये प्रोटॉन एक दूसरे से बंधे रहते हैं। यानी कितना बल होगा, बहुत ही प्रबल बल होगा, इसलिए इसका नाम दिया गया प्रबल नाभिकीय बल। और इसके चारों ओर इस प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन, इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। संख्या बराबर होती है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, संख्या बराबर होती है। और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस नाभिक द्वारा एक दुर्बल नाभिकीय बल द्वारा बने। दुर्बल इसलिए कहा जाता है, जरा सी भी ऊर्जा मिलने पर इन्हें, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाते हैं, इसलिए दुर्बल नाभिकीय बल द्वारा बंधे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में एक तो ये समझ सकते हो, प्रोटॉन प्रबल नाभिकीय बल द्वारा बंधे हैं और इलेक्ट्रॉन दुर्बल नाभिकीय बल द्वारा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या होते हैं, ऊर्जा पाकर अपनी कक्षा छोड़कर स्थानांतरित हो जाते हैं। साथ ही साथ एक बात ये भी होती है, जो प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना क्या होता है, भारी होता है। भारी होता तभी देखा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 10th क्लास में। m मतलब द्रव्यमान, e मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। a होता है 9.1 × 10⁻31। यदि इसी में 1837 का भाग लगा दें, सॉरी भाग नहीं, इसी के द्रव्यमान में 1837 का अगर हम गुणा कराए दें, 1837 का, तो ये द्रव्यमान किसका बन जाएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान बन जाएगा। ये हो जाएगा प्रोटॉन का द्रव्यमान, 9.1 × 10⁻31 गुणा 1837 गुणा कराओ तो पढ़ा होगा, इसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम ये निकलता है। गुणा कराकर देखो ये निकलेगा। ये फिक्स होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान और ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो इसको देख लो, अंतर कितना होता है, 1837 गुना भारी है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से। इसीलिए प्रोटॉन क्या होता है, स्थानांतरित नहीं होता है। भारी होने इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या होता है, स्थानांतरित हो। इसीलिए आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही की जाती है, प्रोटॉन के आधार पर नहीं की जाती। तो आज हमने वैद्युत आवेश एवं आवेश के प्रकार और आवेश की संकल्पना इनका अध्ययन किया। अब अगली सीरीज में हम अगले टॉपिक आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेश के मूलभूत गुण का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना है।